अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। प्राइम मिनिस्टर यकीनन उसी राह पर गामजन हैं जिस पर वो कहते हैं उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी। वो कह रहे हैं कि मैंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, चोरों के खिलाफ चलना है, तो आज भी उन्होंने उसी का जिक्र किया। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर अपने मौक़िफ़ को लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात शुरू करेंगे फैसल वाडा साहब के हवाले से जो ECP लाया। ये याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब ने ये फैसला चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन में। ये भी याद रहे कि फैसल वाडा साहब को के हवाले से ये सवालात इसलिए उठे थे क्योंकि उन्होंने जब अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए थे, उन्होंने कहा था कि उनकी किसी और मुल्क यानी अमेरिका की शहरियत नहीं है, लेकिन वो 5 दिनों में हो गई थी, 4-5 दिनों में। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपने कागजात दाखिल किए थे उस वक्त वो अमेरिकन शहरी थे। तो यही था बड़ा सवाल। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ी दिलचस्प उनका मूव था कि और बहुत बड़े सवाल उस पर उठे थे क्योंकि ये तो सबको मालूम था कि जब पेपर्स दाखिल किए तो उस वक्त उन्होंने गलत बयानी की थी, गरचे 5 दिनों के बाद तब्दील हो गई थी सिचुएशन। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर एक मौके पे उन नेशनल असेंबली की सीट इन्होंने सरेंडर की थी फैसल वाडा साहब ने, और नेशनल असेंबली से उठा के जो ज़्यादा अहम इन अ सेंस जो सेनेट का है, वो कहा जाता है कि ज़्यादा मोतबर लोगों का है, तो उनको उठा के तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर सेनेटर बना दिया था। तो आज जो फैसला आया उसमें सेनेटरशिप भी ख़त्म, और ये भी कहा कि जब वो वज़ीर थे, याद रहे आपको कि वो काबीना में थे प्राइम मिनिस्टर के वज़ीर, तो जब उन्होंने जो मराते उनको मिली हैं उस हवाले से तनख्वाह एंड ऑल दी अदर बेनिफिट्स ही गॉट, तो उनको कहा गया है ECP ने कि उसको सबको वापस करें। जाहिर है इस वक्त फैसला चैलेंज करने की खबर आई है और ये कि फैसल वाडा साहब इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो हम आज कौन से सवाल उठाएंगे नाज़रीन? 4 अहम सवाल हैं कि ECP का फैसला क्या इंसाफ की जीत है। दूसरा सवाल ये है कि क्या फैसल वाडा साहब की नाअहली ताहयात होगी। तीसरा ये कि फैसल वाडा के चैलेंज की क्या बुनियाद है और कितनी मजबूत बुनियाद है जिस पर वो चैलेंज करेंगे। और आखिर में सवाल होगा कि क्या मुमकिनात में से है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को ओवरटर्न करे। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। हमारे साथ पैनल में हैं अशतर औसाफ साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के और फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन लॉ एंड जस्टिस, एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब आपने ज्वाइन किया। कंवर दिलशाद साहब हैं नाज़रीन, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और हमें बैरिस्टर अली जफ़र साहब भी ज्वाइन करेंगे, PTI के सेनेटर हैं और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो अशतर औसाफ साहब आपसे शुरू करते हैं। तो ये क्या फैसला जो है ये इंसाफ की जीत है, इसको कहेंगे? फैसला कानून की जीत है और जो चैलेंज किया जिन साहब ने उनकी जीत है, और आइन के अंदर जो कुछ लिखा है उसकी बालादस्ती का सबूत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही इख्तियार है। पिटिशन सही वक्त पे फाइल की गई, पिटिशन को जिस तरीके से चलाया गया और जिस तरीके से उसको रेजिस्ट किया वो भी सबके सामने है, और जो उसके अंदर तरीके इस्तेमाल किए गए, हथकंडे इस्तेमाल किए गए वो उसको अवॉइड करने के लिए, वो भी हमारे सामने है, हाई कोर्ट के सामने भी है और इलेक्शन कमीशन के सामने है और अब अवाम के सामने भी है। जो उसके अंदर निकात उठाए गए थे वो क्लियरली दुरुस्त थे और कानून और आइन के मुताबिक थे। सो आई वुड से कि ये कानून की जीत है। कानून की जीत है जी। फरमाइएगा कंवर दिलशाद साहब के ये कानून की जीत की बात तो हो रही है, लेकिन ये अब ताहयात क्या इनकी नाअहली है या इसमें कोई गुंजाइश है, कोई लचक है? देखिए, फैसल वाडा साहब का जहाँ तो सवाल आपने मुझसे किया है, जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ सका हूँ, उसमें फैसल वाडा साहब तकरीबन 3 साल से ये है उस केस को है वो लड़ते रहे। और सबसे बड़ी अहम बात हमारे दोस्तों में मैं आप क्लियर करता हूँ, चूंकि आपका प्रोग्राम इंटरनेशनल तौर पर देखा जाता है, तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि लोग आप जैसे आज फैसला आया है उस पर बाद
जो है आईनी कानूनी माहिरीन ने ये सवाल किया है कि क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये इख्तियार थे कि उनको नाहिल करार दे दिया जाए या ताहियात नाहिल करार दिया जाए। इस सिलसिले में मेरी राय नहीं है, या हतमी जो है ये मामला ये हुआ है कि फैसल वाडा साहब ने इश्यू को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन को इख्तियार, तो वो सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया 3 दफा और 4 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए हुक्म जारी किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक फैसला क्यों नहीं कर रहा। अली जफर साहब, सवाल हम तो यही उठा रहे हैं कि ईसीपी का फैसला क्या इंसाफ की कानून की जीत है? जी देखिए, जहां तक फैसल वाडा साहब की केस की बात कर रही हैं आप, मुझे उनके केस के हकायत का तो नहीं पता, मैं अच्छा। कानून की कुछ बातें ठीक, कानून की मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। कानून तो बड़ा वाज़े है, ये हमारे आईन में भी लिखा है, इलेक्शन एक्ट में भी है, और इस पे उसकी जो तशरीह की है और इम्प्लीमेंट किया है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो ये है कि अगर आप ड्यूल नेशनल हैं और आप ड्यूल नेशनल अगर आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं उस वक्त तक आपकी ड्यूल नेशनलिटी खत्म नहीं हुई, यानी कि आपने बेशक अप्लाई कर दिया हो अपनी नेशनलिटी दूसरी खत्म करने के लिए, लेकिन वो अभी उसकी कंक्लूजन ना हो, तो आप फिर क्वालिफाई नहीं करते। ये क्वालिफिकेशन का इश्यू होता है, आप क्वालिफाई ही नहीं करते कि आप पार्लियामेंटेरियन बन सकें, तो आपके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो सकते हैं, और ये हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के केसों में। लेकिन अब फैसल वाडा साहब का केस जो है, इसके फैक्ट क्या है, क्या उन्होंने पहले नॉमिनेशन पेपर से पहले अपनी जो थी ड्यूल नेशनलिटी खत्म कर दी हुई थी? अगर कर दी हुई थी तो उनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई राइट नहीं है, कोई उनके पास जी। अली जफर साहब, लेट मी सॉरी इंटरप्ट हियर और टेल यू, इसमें तो कोई सवाल तो नहीं है, ये तो बड़ी क्लियर चीज है, आपकी पार्टी के अहम रुकन है और बड़ी क्लियर बात है कि उन्होंने जब अपने कागज दाखिल करवाए थे तो उस वक्त उनकी जो सरेंडर करना था सिटीजनशिप, वो कंप्लीट नहीं हुआ था प्रोसेस, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट देयर, वो क्लियरली उस वक्त अमेरिकन नेशनल थे। चले, अगर आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं कि वो ये पोजीशन है, लेकिन बहरहाल उनका मौक़िफ़ कुछ और है और वो शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर जाएंगे। लेकिन दूसरा इशू जो बहुत अहम है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ, और ये कानूनी थोड़ा टेक्निकल इशू है, कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये जुरिसडिक्शन है, ये हक है कानून के तहत कि वो क्वालिफिकेशन को डिस्क्वालिफिकेशन में तब्दील कर सकते हैं। यानी कि अगर एक शख्स एमएनए का इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में फर्क है बहुत कानून में, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं और वो एक डिक्लेरेशन करते हैं जो कि डिक्लेरेशन दूसरे उस वक्त के मुताबिक दुरुस्त नहीं थी और वो क्वालिफाई नहीं करते, क्या वो मिस डिक्लेरेशन जो थी या उनकी जो क्वालिफिकेशन की लैक ऑफ क्वालिफिकेशन थी, क्या वो किसी और इलेक्शन में उनको नाअहल कर सकती है कि नहीं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर सकती है या ये कोई अदालत करेगी, जितना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो? क्योंकि केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कि ये कहते हैं कि अगर आपने मिस डिक्लेरेशन भी कर दी हो पहले, मसलन आपने अपनी कोई एसेट भी छुपा लिया हो और पहले या आपने अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बजाय बीए करी हो या बीए के बजाय मैट्रिक करी हो पहले इलेक्शन में, तो क्या वो दूसरे इलेक्शन में आपके खिलाफ वो डिक्लेरेशन इस्तेमाल हो सकती है? आपको ठीक जी, बिल्कुल, वी हैव गॉट योर पॉइंट अली जफर साहब, दैट्स फेयरली क्लियर जो आपने कहा है। मैं इसी को लेके जाऊंगी फॉर्मर सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब के पास। कंवर दिलशाद साहब, अली जफर साहब दो चीज़ें कह रहे हैं, एक तो खैर वो फैसल वाडा साहब की जो पोजीशन है जिसकी बेसिस पे वो चैलेंज करेंगे, वी विल कम टू दैट लेटर, लेकिन वो ये फरमा रहे हैं कि जो मिस डिक्लेरेशन है वो अगर आपने मसलन नेशनल असेंबली के पेपर्स के वक्त अगर आप ये कहें कि उस वक्त मिस डिक्लेरेशन थी, तो जब सेनेट का इलेक्शन आया तो
क्या वो मिस डिक्लेरेशन भी उस वक्त जो पुरानी मिस डिक्लेरेशन है इस्तेमाल हो सकती है या नहीं? तो इस पे आप क्या कहेंगे जी? देखिए जी, जाहिर है कि वो फैसल वाडा साहब सेनेटर बन गए थे। अब सेनेटर बनने के दौरान उन्होंने जो अगर किसी वोट कास्ट किया है या फैसले में दस्तखत किए हैं या कमेटी के मेंबर की हैसियत से, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उनको हक पहुंचता है कि वो जब तक वो सेनेटर हैं वो तमाम अपने हुकूमती मामलात में अपना उनका सर्विसेज दे सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, उस पर कोई हर्ज नहीं आएगा। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो केस दाखिल करना चाहें, वो उनका इस्तेहकाक है, वो दाखिल करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी वहाँ तलब किया जाएगा, उनका भी सब रिकॉर्ड देखा जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने माजी के तमाम जो फैसले उन्होंने दिए हैं इस मामले में, नवाज शरीफ के बारे में, जहांगीर के बारे में और जितने भी उन्होंने नाअहलियत के बारे में जो फैसले किए हैं, वो सब को मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात मैं बताऊं कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो आजकल हैं, उमर अता बंदियाल साहब जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बड़ा फैसला बड़ा अहम दिया इसके बारे में। उन्होंने ये कहा कि उनका सवाल यह है कि आपको नाहाइल करार दे दिया ताहयात, क्या तौबा नहीं हो सकती? उनका तौबा जरूर करें, लेकिन पहले अपना एतराफ जुर्म करें कि मैंने मुझ पर यह जुर्म हो गया है, तो मैं इसका तौबा करता हूँ, मैं माफ कर दें। तो तौबा करके एतराफ जुर्म करने के बाद जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ तो ये मामला हो रहा है ना कि एतराफ जुर्म भी हो गया और ये कह रहे हैं कि जी हमने हक़ाइक़ भी छिपाए और उसके साथ उन्होंने ये कहना है कि हमें नायब करार क्यों दिया गया। ये तो फिर आईन और कानून की रोशनी में फैसला होगा ना, हमारा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कि जो भी हक़ाइक़ छिपाएगा वो ताहयात नाहिल हो जाएगा। ये सारे फैसले अब हमारे दो जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बड़े अहम जजमेंट दिए हैं। आसिफ सईद खोसर साहब ने भी जब थे उन्होंने भी इसके बारे में बड़े अहम फैसले दिए हुए हैं। ये सारे सामने आ जाएंगे और फैसला आ जाएगा। लेकिन फैसल वाडा से गलती ये हुई कि उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं कि इख्तियारात हैं, तो फिर बहरहाल अपनी इख्तियारात की रोशनी में उन्होंने अपना फैसला कर दिया। ये खामोशी से अपना केस लड़ते और बाद में कहते जनाब इनके पास तो इख्तियारात ही सामने आ जाएगी। तारीखी फैसला किया इलेक्शन पाकिस्तान ने और इसके असरात आइंदा इंतखाबात में पड़ेंगे। आइंदा इंतखाबात में हमारे जो कौमी असम्बली के जो सूबाई असम्बली में इंतखाब लड़ेंगे तो उनको ये एहसास हो जाएगा कि हमने अगर हक़ाइक़ छिपाए, अपनी दौलत छिपाई, मनी लॉन्ड्रिंग छिपाई, गैर ममालिक अपनी जायदाद को छिपाया और किसी मौके पर मालूम हो गया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको ताहयात नाहिल करार दे देगा। तो ये बड़ा अच्छा एक फैसला आया है और आइंदा इंतखाबात में भी शफाफियत की तरफ पहला कदम है। और इसकी तरह आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर भी 2 वज़रा को अपने इलेक्शन लड़ने से नाहिल करार दिया। ये ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जी वो उसके बारे में कंप्लीट फैसला करना ही उनका जिम्मेदार। जी सही फरमा रहे हैं आप के अहम फैसले हैं, लेकिन आज तो एक और भी अहम फैसला आया है जो पेशावर में एक एमपीए को पहले नाअहल करार दिया था इलेक्शन कमीशन ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है इलेक्शन कमीशन का फैसला नाअहलियत का। लेकिन अशतर औसाफ साहब, ये अली जफ़र साहब ने एक अहम बात उठाई, उस पर आप अपना मौक़िफ़ दीजिए। उन्होंने जो कहा कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन एक गलत इंफॉर्मेशन से दी गई हो इन वन केस, तो क्या वो और सब्सिक्वेंट जो पोजीशंस की तरफ अगर कोई जा रहे हैं, इन दिस केस द सेनेट, तो क्या उस पर भी वो लागू होगी और उसको भी इन्फ्लुएंस करेगी? अली, डिड आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली? आप यही नुक्ता उठा रहे थे ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो अशतर साहब, ये आपका व्यू क्या है इस पे? या बिल्कुल, अली जफर साहब ने जो जिन केसेस का हवाला किया उसमें अजमल का केस है और अजमल के केस में यही बात हुई थी कि उसने अपनी एक क्वालिफिकेशन बताई कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है। उस इलेक्शन के बाद उसने जब दूसरा कागजात दायर किए तो उसमें उसने कहा कि मेरी जो है क्वालिफिकेशन वो कुछ और है, और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसकी डिस्क्वालिफिकेशन बन जाए नए इलेक्शन पे। वाडवा साहब ने इसीलिए MNA का सीट छोड़ी और वो इलेक्शन हार भी गया पीटीआई,
सो एक सीट वो गई और फिर उसके बाद वो सेनेट में आए ऑन दिस अजम्पशन कि इस दूसरा जो इलेक्शन है उसमें तो वो अमेरिकन सिटीजन नहीं है। ठीक। लेकिन सवाल शायद ये नहीं है कि क्या वो अमेरिकन सिटीजन थे उस वक्त जब उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा। सवाल ये है कि उन्होंने एक झूठा डिक्लेरेशन दिया, झूठा जो कि करार दे दिया गया है कि उन्होंने एक मिसस्टेटमेंट किया नेशनल असेंबली के जो कागजात नामजदगी थे उसके लिए। सो ही इज बीन डिस्क्वालिफाइड फॉर दैट, नॉट कि वो सेनेट का उनका इलेक्शन जो है वो चैलेंज हुआ था। वो है 62(1)(f के ऊपर फॉर मेकिंग ए फॉल्स डिक्लेरेशन टू हिज नॉलेज। अच्छा, वो डिक्लेरेशन फॉल्स जो है वो उस सूरत में है कि वो उनको इलेक्शन के रेस में हिस्सा लेने के लिए बहुत जरूरी था कि वो इस तरह का डिक्लेरेशन दे। अगर वो ये डिक्लेरेशन ना देते तो वो इलेक्शन की रेस में शामिल नहीं हो सकते थे। सो ये झूठ बोल करके उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा, ये उस चीज की डिस्क्वालिफिकेशन है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जब तक के पार्लियामेंट चेंज नहीं करेगा ये फॉर लाइफ होगी। और ये एक बार नहीं 2 बार कह चुका है सुप्रीम कोर्ट। और बिल्कुल जस्टिस बंदयाल उस बेंच के में शामिल थे। और एक और बात भी मैं बता दूं कि अजमल वाले ही केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कोर्ट जरूरी नहीं है, ये एक रिटर्निंग ऑफिसर भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी हो सकता है और कोर्ट भी हो सकता है। तो दिस इज द केस। और जो दुरुस्त पोजीशन बनती है लीगल, जो नज़ीर हैं मौजूद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसके तहत नंबर 1 ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है 62(1)(f की है, फॉल्स डिक्लेरेशन की वजह से है। नंबर 2 ये ताहयात है और उनको अपनी जो फॉल्स डिक्लेरेशन थी नेशनल असेंबली की कागजात नामजदगी में देते हुए है, वही उनको विजिट की है सेनेट के इलेक्शन। ठीक, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब आप बड़ा दिलचस्प ये मामला है, अली ज़फ़र साहब की अभी आपने बात सुनी कि वो कह रहे थे कि जो मिस डिक्लेरेशन थी नेशनल असेंबली की, उनका शायद ख्याल है कि ये सेनेट पर के दौरानिए पर अप्लाई नहीं करती और उनके इलेक्शन टू द सेनेट पर नहीं अप्लाई करती। और अभी फरमा रहे थे अशरफ औसाफ साहब कि क्योंकि 62(1)(f के तहत उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, वो ताहयात है। तो पूछते हैं फिर हम अली ज़फ़र साहब से और अपने पार्टिसिपेंट से कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का कह रहे हैं फैसल वाडा साहब, वो किस बुनियाद पर जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें फैसल वाडा साहब के हवाले से जो आज इलेक्शन कमीशन का फैसला आया। अली ज़फ़र साहब, आप इस पर क्या कहेंगे जो कह रहे थे अशरफ औसाफ साहब कि 62(1)(f जो है वो तो ताहयात नाअहली है, हेंस जो आप बात फरमा रहे थे डजंट क्वाइट अप्लाई टू दिस केस। तो देखें, दिलशाद साहब भी एक्सपर्ट हैं, मैं इनको समझता हूँ इलेक्शन लॉज पे, और अशरफ साहब साबिक अटॉर्नी जनरल वो भी एक्सपर्ट हैं इलेक्शन के कवानीन पे, बहुत सारे केसेस उन्होंने किए हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और टेक्निकल सा एक मैटर है जो आपने भी डिबेट कराया, और उसमें मेरा मौक़िफ़ अपना है। अल्टीमेटली फैसला इसका सुप्रीम कोर्ट करेगा डिटेल में, लेकिन मैं आपको 62(1)(f का एक जवाब दे दूं, जो जवाब मैं नहीं बल्कि अभी रिसेंट जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो ये है कि 62(1)(f लागू होगा अगर आपने मिस डिक्लेरेशन की हो, और उस पे अदालत ने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा है कि अगर आपने मिस डिक्लेरेशन की हो तो आप ताहयात नाअहल होंगे, और उसको अगर तब्दील करना है कानून को, क्योंकि आइन में लिखा है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मिस डिक्लेरेशन किस किस्म की होनी चाहिए, वो फैक्ट टू फैक्ट हर केस पे डिपेंड करेगा। अगर मिस डिक्लेरेशन जानबूझ के की गई है तो फिर, और कोई चीज छुपाई हुई है तो फिर तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है और आप फिर ताहयात नाअहल होंगे।
लेकिन अगर वो इंटेंशनल नहीं है तो फिर आप नहीं होंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक मोहतरमा थी, उन्होंने डिक्लेरेशन दी जिसमें अपने बहुत बड़े एसेट छुपा दिए। उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया कि मेरे पास ये संपत्ति है। जब वो पता चला कि जायदाद है और उनके खिलाफ केस फाइल किया गया डिक्लेरेशन का, तो दूसरी वाली अदालत ने कहा कि आपने मिस डिक्लेरेशन की है, इसलिए आप ताहयात आप नाअहल 321F के तहत आप सादिक और अमीन है और आपको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने कहा कि ये देखना हमने ये है कि क्या उन्होंने जानबूझ के ये चीज छुपाई है या ये एक एरर था, इनएडवर्टेंट एरर था। तो उन्होंने ये कहा कि ये उनकी असल में जमीन जो थी ये विरासत में उनको मिली थी और उनको ये नहीं पता था कि उनकी वालिद साहब की जमीन है जो विरासत में उनको मिली। तो ये मिस डिक्लेरेशन ऐसी नहीं थी कि उन्होंने कोई असासे छुपाए थे। ये मिस डिक्लेरेशन एक टेक्निकल सी मिस जी, तो जी एक सेकंड अली इसी को जरा आगे बढ़ के मैं सवाल करूंगी। तो इन दिस केस फैसल वाडा साहब तो वाज कंप्लीटली इन द नो ऑफ द प्रोसेस जो उन्होंने शुरू किया था, इनिशिएट किया था, किस स्टेज पे था। तो इसमें आप फरमा रहे हैं कि इसको और जो आप मोहतरमा की कह रहे हैं जो जायदाद में उनको क्लियर नहीं था कि वेदर इट वाज कंटेस्टेड या डिस्प्यूटेड, आपका ख्याल है वो जायदाद वाला और ये फैसल वाडा साहब का एक क्लियर कट जो प्रोसेस था जिससे यकीनन आई रिपीट के वो वाकिफ होंगे। यू थिंक देयर इज अ पैरेलल देयर? नहीं, मैं पैरेलल की बात है, पहले कानून बता रहा था कि 62(1) ऑटोमेटिकली नहीं करते। ठीक, वो उसमें इंटेंशन देखनी पड़ती है कि नियत क्या थी, ठीक, क्या आप जानबूझ के छुपा रहे थे कि नहीं। अब मुझे जैसा मैं कह रहा हूँ कि फैसल वाडा साहब की जो केस है उसके हकायक पता भी नहीं है और मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मसलन अगर किसी शख्स ने फाइल कर दी हो एप्लीकेशन अपनी वापस लेने के लिए, डुअल नेशनैलिटी दूसरी नेशनैलिटी थी, वापस लेने के लिए फाइल कर दिया हो और उसका ख्याल हो कि अब ये फाइल करने के बाद क्योंकि अब वो मैंने मेरी खत्म हो गई है और इसलिए उन्होंने डिक्लेरेशन दी हो कि मैं सिंगल मेरे पास अब डुअल नेशनैलिटी नहीं है, तो फिर वो इंटेंशनल डिक्लेरेशन नहीं है। बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला करता है कि नहीं इसका प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, सिर्फ एप्लीकेशन करना सफिशिएंट नहीं है, तो ये एक तशरीह का मामला है। ये इसमें इंटेंशन या नियत बदनीयती नहीं है। बिल्कुल ठीक है, गॉट योर पॉइंट। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट काफी क्लियर है। और इसमें अशर औसाफ साहब वेरी क्विक कमेंट बिफोर वी कंक्लूड के मेरा ख्याल है PMLN की सादिया अब्बासी साहिबा वगैरह और दो और लोग थे जो who went through the same process, और मेरा ख्याल है कि वो तो कंटेस्ट नहीं कर पाए थे इलेक्शन। वेरी क्विक कमेंट बिफोर वी क्लोज। That is correct. You've hit it on the nail. You've hit the nail on the head. बिल्कुल ये और ये बहस हुई कोर्ट में और कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि सवाल ये नहीं है कि आपने प्रोसेस शुरू किया था, सवाल ये है कि वो प्रोसेस जो है उसका नतीजा क्या निकला था। और इस केस में चूंकि नतीजा जो है वो बाद में निकला था, इसलिए ये है। और दूसरी बात ये कि मज़ाहिर नकवी साहब का फैसला जिसका हवाला दिया अली जफर साहब ने, वो है कि आपने कोई ऐसी डिक्लेरेशन की हो जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, किए जा सकते हो, या आप क्वालिफाई नहीं थे और वो डिक्लेरेशन आप करें और वो गलत साबित हो जाए तो वो नाअहली है सारी उम्र के लिए। और अगर कोई ऐसी डिक्लेरेशन हो जो आपकी अहलियत या ना अहलियत के बारे में ना हो और वो गलत भी साबित हो जाए तो वो मिस डिक्लेरेशन के जुमरे में नहीं आएगी जो आपकी ताहयात नाअहली के लिए बायस बने। तो ये मामला बड़ा दिलचस्प है। आप दोनों का तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कहना मेरा ख्याल है बनता है कि इलेक्शन कमीशन जो है भले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के आज हम कमेंट सुने थे, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से तो बस यही एक्सपेक्टेड था, समथिंग टू दैट इफेक्ट। लेकिन बहरहाल जो अच्छी बात है मेरा ख्याल है, जो पॉजिटिव चीज़ है कि कहीं कहीं तो हमें नजर आता है कि जो कानून है वो आगे की तरफ बढ़ता है, इदारे काम करते हैं। और देखिए अब उनके पास ही हैज़ अ राइट टू अपील, जो कि एन इंसाफ के
जो है स्टैंडर्ड उसके मुताबिक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और यकीनन सुप्रीम कोर्ट में इट विल बी वेल आर्ग्यूड। देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन बहरहाल ये तो क्लियर हो गया कि जब आप अपने कागज दायर करें तो आपको ऐन वही बात करनी चाहिए जो हकीकत हो उस वक्त। स्टे विद अस।